फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। मैं सलोनी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट पे। आज हम 4th सेमेस्टर की बुक को करने वाले कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स बुक का नाम है यूनिट नंबर 1 को करेंगे। और यूनिट नंबर 1 का नाम क्या है? तुलनात्मक राजनीति विश्लेषण की प्रकृति, विस्तार, विषय, क्षेत्र और विधि के बारे में समझेंगे। अब मन में डाउट आया कि मैम तुलनात्मक राजनीति का मतलब क्या होता है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है। तो इसमें आप देखोगे कि जो राजनीति है उसकी तुलना की जाएगी कि राजनीति की तुलना क्यों करना आवश्यक है। एक देश से दूसरे देश की राजनीति को देखा जाता है और ये देखा जाता है कि जो राजनीति है उसे कितनी शक्ति प्रदान की गई है दूसरे देश के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे प्रस्तावना का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन। बेसिकली इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा चैप्टर किसके ऊपर डिपेंडेड है, हम इसके बारे में डीपली पढ़ने वाले हैं। फिर तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति और विषय के बारे में। तुलनात्मक राजनीति होती क्या है मैम? मन में ये प्रश्न आया। तुलनात्मक राजनीति को समझेंगे हम, ये देखेंगे कि जो दूसरे दार्शनिक होते हैं अरस्तु के द्वारा किस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति को माना गया है और उनका क्या मानना है कि तुलनात्मक राजनीति स्थित है या अस्थिर है। स्थिर मतलब फिक्स है, परंतु इनका मानना है कि तुलनात्मक राजनीति अस्थिर होती है, शासन प्रणाली में बार बार परिवर्तन आता रहता है। इसी प्रकार से तुलना क्यों करना आवश्यक है, कंपैरिजन क्यों करना आवश्यक है, किसी चीज से कंपेयर करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में समझेंगे कि तुलनात्मक राजनीति की तुलना करना क्यों आवश्यक है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि आप अपने पेपर में जो आपका रिजल्ट आता है आप कंपेयर करते हो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड के कितने मार्क्स आए हैं और मेरे कितने मार्क्स आए हैं, और उसी के हिसाब से आप देखते हो कि आपने क्या गलती की कि आपके मार्क्स कम आए हैं, और उससे आप नेक्स्ट टाइम सुधारते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करते हो। कुछ इसी प्रकार से राजनीति को समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से राजनीति में सुधार किया जा सकता है। किसमें बेटा? राजनीति में सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है, इसी को तुलनात्मक राजनीति कहा जाता है। और इसमें आप निष्कर्ष को देखोगे और आगे तुलनात्मक पद्धति के बारे में आप समझोगे कि किस पद्धति के द्वारा जो तुलना की जाती है। तो आपको ये समझ आया कि राजनीति। अब मन में डाउट आया, आपको पता है कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ इसी प्रकार से कुछ लोग आपका अच्छा सोचते हैं, कुछ लोग आपका बुरा सोचते हैं। क्या राजनीति के बारे में इन लोगों की अवधारणा नहीं होगी? इसी प्रकार से कुछ लोगों का मानना है कि राजनीति बहुत ही अच्छी चीज होती है और राजनीति के बारे में पढ़ना भी बहुत आवश्यक होता है, परंतु दूसरे लोगों का मानना है कि राजनीति में भ्रष्टाचार होता है, झूठे वादे होते हैं, नेताओं के द्वारा झूठे वादे किए जाते हैं, जीतने के बाद वह उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। तो मन में प्रश्न आया कि हमें राजनीति समझना क्यों आवश्यक है। तो राजनीति समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि राजनीति के द्वारा अगर देखा जाए तो देश को देखते किस प्रकार से उसका विकास किया जाएगा, देश को किस प्रकार से प्रगति की राह पे ले जाएंगे, ऐसी कौन सी योजनाएं बनाए कल्याणकारी जो कि जनता के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए और देश के लिए लाभकारी हो। तो इसीलिए तुलनात्मक राजनीति को समझना आवश्यक होता है। हम तुलनात्मक राजनीति में ये देखते हैं कि पुराने समय में, प्राचीन समय में क्या राजनीति विद्यमान थी, अगर थी तो उसमें क्या बुराइयां थी, अगर उसमें बुराइयां थी तो किस प्रकार से उसमें हम सुधार करके राजनीति को और निखार के देश की प्रगति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये होता है आपको तुलनात्मक राजनीति का पहलू। अब समझना शुरू करते हैं कि तुलनात्मक राजनीति होता क्या है। ये तो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पता चल गई है, परंतु ये समझेंगे कि जो विचारक हैं, जो दार्शनिक हैं, जो फिलोसोफर हैं, उनका क्या मानना है तुलनात्मक राजनीति को लेकर, उनके क्या विचार हैं। हमने प्रस्तावना समझ ली है, तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति को समझेंगे हम इसके अंतर्गत। अब देखो, आप देखोगे लॉर्डन ने कहा तुलनात्मक सरकार या शासन विश्व की राष्ट्रीय सरकार के प्रतिमानों का अध्ययन है, यानी विश्व स्तर पर किस प्रकार से आप देखोगे कि विश्व में किस प्रकार से तुलनात्मक राजनीति को आंका जाता है। विश्व में जहां जहां पे राजनीति है उसको क्या करना, कंपैरिजन करना, तुलना करना कि दूसरे देश में किस प्रकार से राजनीति को कितना महत्व दिया गया है, कितनी शक्तियां दी गई हैं, कितनी सीमाएं रखी गई हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, किस प्रकार से सुधार किया जाए, इसे बता रखा है। एम कटसन ने लिखा है तुलनात्मक राजनीति संस्थाओं और राजनीतिक व्यवहार के कार्य प्रणाली में महत्वपूर्ण नियमित समानताओं के रूप में असमानता, तुलना और अध्ययन है।
इसमें बताया गया है कि तुलनात्मक राजनीति में जो भी संस्थाएं होती हैं उनमें समानता तथा असमानता को देखा जाता है कि इसमें क्या समानता। तुलनात्मक राजनीति, मान लो एक देश है, दूसरे देश में जो तुलनात्मक राजनीति है उसमें क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं और कौन कौन सी असमानताएं पाई जाती हैं, इनका गहन अध्ययन किया जाता है। फिर तुलना की जाती है उस देश का विकास कितना बेहतरीन हो रहा है और इस देश में किस प्रकार से विकास हो रहा है। इसी प्रकार से हम देखेंगे इसके अंदर आगे वर्तनी ने लिखा है, तुलनात्मक राजनीति सामाजिक व्यवस्था से उन तत्वों की पहचान और व्याख्या है जो कि राजनीतिक कार्य और उनके संस्थागत प्रकाश को प्रभावित करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात की जा रही है। समाज में किस प्रकार की व्यवस्था है, समाज में लोगों की स्थिति क्या है, समाज में लोगों को कितना महत्व दिया गया है, लोग किस प्रकार से विकास कर रहे हैं और कितना बेहतरीन विकास कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको ऐसी वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। अगर आप लोग इस वीडियो पे अच्छे कमेंट नहीं करोगे तो फिर मैं 4th सेमेस्टर की वीडियो बनाना बंद कर दूंगी। तो इसमें आपको समझ आया तुलनात्मक राजनीति में क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है। अब तुलना क्यों की जा रही है, तुलना करने का मोटिव क्या है, तो आप देखोगे कि अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का दार्शनिक यानी जनक माना जाता है। इनके द्वारा तुलनात्मक राजनीति को अस्थिर माना जाता है। इनका मानना है कि जो तुलना है, जो राजनीति है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहती है, सदैव परिवर्तित होती रहती है। तो इसके बारे में देखोगे आप इसके अंतर्गत आगे समझते हैं। अब इनका मानना है कि स्टार्टिंग में एक राजतंत्र था। कौन सा तंत्र था, राजतंत्र। अब मन में आया कि राजतंत्र क्या होता है, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, यानी जहां पर राजा का शासन होता है। और अरस्तु का मानना है कि राजतंत्र सामान्य रूप होता है, यानी सबसे अच्छी शासन प्रणाली होती है। फिर राजतंत्र के बाद आप देखने वाले हो कि गुटतंत्र आ जाता है, निरंकुश तंत्र आ जाता है। निरंकुश तंत्र में क्या होता है कि जो राजा अच्छा शासन कर रहा था, अब राजा के अंदर बुराइयां आ गई, राजा सही तरीके से शासन नहीं कर रहा है। फिर आता है गुटतंत्र। गुटतंत्र यानी समूहों को बना लेना, इसे भी बेकार तंत्र माना जाता है। किसके द्वारा बेटा, अरस्तु के द्वारा ये माना जाता है। परंतु लोकतंत्र की अगर बात की जाए तो अरस्तु का मानना है कि लोकतंत्र भी अच्छा तंत्र नहीं है। यह अरस्तु की अवधारणा है। उनका मानना है अच्छा तंत्र कौन सा है, राजतंत्र है। इसमें राजा का शासन होता है, राजा सभी के कल्याण के लिए योजनाएं बनाता है। चलिए समझते हैं इसके बारे में, अरस्तु के द्वारा किस प्रकार से माना गया कि राजनीति अस्थिर होती है और किस कारण से अस्थिर होती है, इसे भी समझना शुरू करते हैं। अब इनका मानना है अरस्तु का कि जो है राजतंत्र सामान्य रूप होता है, अच्छा शासन होता है, बेहतरीन शासन होता है, इसमें राजा का शासन होता है और प्रजा खुश रहती है। फिर राजतंत्र को हटा के आप देखोगे निष्तंत्र आ जाता है, जो कि भ्रष्ट रूप होता है, बेकार रूप होता है, जनता बहुत दुखी होती है और जनता के कल्याण के योजनाएं नहीं बनाई जाती हैं। फिर इसे हटाया जाता है। फिर अभिजात तंत्र आता है। मन में डाउट आया कि मैम अभिजात तंत्र होता क्या है। वो लोग होते हैं जो कि राजा के दूसरे नंबर पर आते हैं, राजा की तरह ही शक्तिशाली होते हैं, धनवान होते हैं और इनका नियंत्रण 400 गांवों पर, कबीलों पर होता है। आप देखोगे कि जो अभिजात तंत्र में आप देखोगे इन्हें सेठी नाम से भी जाना जाता है, सामंत नाम भी दिया जाता है अभिजातों को और अभिजात भी कहा जाता है। आप देखो अभिजात तंत्र को सामान्य रूप माना गया, यानी ये भी अच्छा शासन होता है, इसमें भी जनता खुश रहती है। परंतु अभिजात तंत्र को हटा के आधा गुट तंत्र आ जाता है। गुट तंत्र में गुट बन जाते हैं और जनता के कल्याण के बारे में कुछ भी नहीं सोचा जाता है और सरकार सिर्फ अपने बारे में सोचती है। तो ये बहुत ही भ्रष्ट रूप होता है और जनता इसमें बहुत ज्यादा परेशान रहती है। अब गुट तंत्र को हटा के बहुतंत्र आता है। बहुतंत्र में क्या होता है, शासन बेहतरीन चल रहा होता है, ये भी सामान्य रूप होता है। फिर उसके बाद बहुतंत्र को हटा के आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र को अरस्तु के द्वारा भ्रष्ट तंत्र माना जाता है, बेकार शासन माना जाता है। इनका मानना है कि लोकतंत्र में जो है व्यक्ति जो एक व्यक्ति को इतनी शक्तियां देते हैं कि वो मनमानी करता है, देश के कल्याण के बारे में सोचता नहीं है। फिर लोकतंत्र को हटा के दोबारा से
में राजतंत्र आ जाता है। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है, ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है, ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसीलिए बताया गया है कि ये जो राजनीति है वो अस्थिर है। शासन प्रणाली कैसी है? अस्थिर मानी जाती है। किसके द्वारा मानी जाती है? अरस्तु के द्वारा राजनीति को अस्थिर माना गया है, क्योंकि राजनीति स्थिर नहीं होती है, उनकी शासन प्रणाली में परिवर्तन आता रहता है। किसका मानना है? ये अरस्तु का मानना है। और अरस्तु को राजनीति का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है, तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। अब आपको ये भी समझ आ गया। अब निष्कर्ष की बात करने वाले हैं। निष्कर्ष में क्या समझ आया आपको? आपको ये समझ आया कि हम राजनीति का गहन अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं? तुलनात्मक राजनीति में राजनीति का गहन अध्ययन किया जाता है। ये समझ आया आपको? इसमें देखा जाता है कि ऐसी कौन सी इतिहास की गलतियां हैं जिन्हें सुधार के राजनीति के लिए भविष्य में अच्छी रणनीतियां बनाई जा सकती हैं, अच्छी स्ट्रेटजीज बनाई जा सकती हैं, ताकि राजनीति में सुधार हो, देश का कल्याण हो, देश प्रगति करे और नंबर 1 कंट्री बन सके। तो आपको समझ आया कि हम राजनीति को इतना गहन अध्ययन क्यों करते हैं तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप नहीं करते तो 4th सेमेस्टर की वीडियो नहीं बनाई जाएगी। तो जय हिंद, जय भारत।